नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्टॉक चरित्र में। तो आज हम बात करेंगे एक्वाकल्चर सेक्टर ऑफ इंडिया के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि एक्वाकल्चर सेक्टर एक्चुअली है क्या। छोटा एक ब्रीफ डिस्कशन के बारे में बात करेंगे। उसके बाद फिशेस की जो प्रोडक्शन है उसके बारे में बात करेंगे और दो कंपनीज जो एक्वाकल्चर से रिलेटेड है उनके दो कंपनीज के चार्ट के बारे में चर्चा करेंगे। तो एक बारी कंटेंट की बात कर लेते हैं हम। तो एक्वाकल्चर इन इंडिया, इसके ऊपर बात करेंगे। छोटा सा ब्रीफ डिस्कशन है। फिर उसके बाद इंडियाज़ फिश प्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि किस दर से ये बढ़ रहा है और कुछ नंबर्स के बारे में बात करेंगे कि एक्चुअल नंबर क्या है। इसके बाद हम बात करेंगे जो चार्ट एनालिसिस है गोदरेज एग्रोवेट, जो हमारी आज की पहली कंपनी होगी उसकी, और फिर दूसरी जो चार्ट एनालिसिस है अवंती फीड्स के बारे में। तो एक्वाकल्चर की अगर हम बात करें तो बेसिकली जो पानी के अंदर या समुद्र में या नदियों में, तालाब में जो भी जीव जंतु हम पैदा करते हैं, चाहे वो फिश हो या और कोई अदर जो हमारा वाटर में पैदा होने वाले सी फूड्स हो, उनकी बात करें तो उनकी जो फार्मिंग है उससे रिलेटेड जो चीज़ है उसको हम कहते हैं एक्वाकल्चर। अगर हम बात करें कि एक्वाकल्चर जो है उसकी फार्मिंग को कैसे बढ़ाया जाए, उसके लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो बहुत अलग अलग तरीके की पॉलिसीज़ लेके आती है जिनसे कि उनकी प्रोडक्शन बढ़ाई जा सके। साथ में जो उनकी रेगुलर स्टॉकिंग है वो करी जा सके, फीडिंग अच्छी से करी जा सके, और साथ ही जिन जानवरों से मछलियों को खतरा हो सकता है या सी फूड की जो कैटेगरी के जिनको खाया जाता है उनको जो बीमारियां हो सकती हैं उनसे बचने के लिए जो मेडिकल रिसर्च है, इन सब डायरेक्शन के अंदर जब गवर्नमेंट काम करती है तो एक ओवरऑल एक इकोसिस्टम बनता है जिससे कि इस सेक्टर की जो डेवलपमेंट है वो हो पाती है। अगर हम बात करें तो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर है वर्ल्ड का। और अगर हम इंडिया में बात करें तो बेसिकली हमारे पास जो हमारी कोस्टल लाइन है, जो आप देखोगे पूरा हमारा ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट है, उसके ऊपर हमें जगह जगह एक्वाकल्चर जो है वो मिल जाएगा। साथ ही अलग तरीके से हम बात करें तो मरीन और इनलैंड वाटर में जो मछलियाँ उगाई जाती हैं या पैदा करी जाती हैं, उनकी फार्मिंग होती है, ब्रीडिंग होती है, वो भी अच्छे से होती है। अगर हम इंडिया की बात करें तो लगभग 2.3 मिलियन हेक्टेयर के हमारे पास जो टैंक्स हैं जहाँ पे मछलियाँ पैदा होती है। साथ में हमारी कोस्टल लाइन जो बहुत बड़ी है 7500 किलोमीटर की, उसमें हम मछलियाँ पैदा करते हैं। साथ में एक ब्रैकिश वाटर एरिया है हमारे पास 1.1 मिलियन हेक्टेयर का, जिसमें हम जो फिश फार्मिंग है वो करते हैं। अगर हम बात करें कि कितने लोगों को इस सेक्टर में जॉब मिलती है तो लगभग 2.8 करोड़ इंडियंस को इस सेक्टर में जॉब मिल रही है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 2020 की रिपोर्ट थी कि जो भी पूरे ग्लोबल जो फिश प्रोडक्शन है उसका 89% जो है शेयर वो एशिया में हुआ है। और अगर हम बात करें कि जो हाईएस्ट लेवल है पहुंच पाया है वो 2018 में था 96.4 मिलियन टन्स के आसपास। तो आप सोचिए कि कितना बड़ा एक सेक्टर है जो बहुत सारे लोगों को जॉब्स तो दे ही रहा है, उनको उनकी दिनचर्या, उनकी जो जीवन शैली है जीने के लिए कुछ काम दे रहा है, साथ में कितने सारे लोगों को फूड भी दे रहा है, जिनसे कि उनको जो हमारी एक पूरी सोसाइटी जिसमें आप आजकल देख रहे हैं कि वीट की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है या जो ऑयल की कमी हो रही है। तो अगर आप सोचिए कि सी फूड भी नहीं होगा तो क्या बुरा हाल हो सकता है दुनिया भर में। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जो अच्छी ग्रोथ भी कर रहा है, जिसको आगे ले जाने के लिए हमारे पास बहुत सारे साधन है और एक जो ग्रोथ के चांसेस है वो भी बहुत ज़्यादा हैं। अगर हम इंडिया की फ़िश प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो पूरे ग्लोबल जो फ़िश प्रोडक्शन है उसका 7.58% हमारे इंडिया में होता है और हम रेगुलरली 4.66 के CGR से बढ़ रहे हैं। तो रिसेंटली आप देखेंगे 2019-20 में जो हमारा जो डेटा था, लगभग 14.1 मिलियन हेक्टेयर टन्स हमारा फ़िश प्रोडक्शन रहा, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर है। जैसे कि हमने बात करी कि 96.4 मिलियन हेक्टेयर था 2018-19 में, जो कि हाईएस्ट था अभी तक का। उसमें से हमारा 2019-20 में 14.1, तो बहुत अच्छे लेवल का हमारे यहाँ फ़िश प्रोडक्शन होता है। तो जैसे कि अगर हम बात करें कि फ़िश प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा है कि लगभग 7.58% ग्लोबल जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका इंडिया में हो रहा है और साथ में 2.8 करोड़ लोग इसमें जॉब या काम कर रहे हैं। तो इस सेक्टर की जो वैल्यू है
हमारी जीडीपी में या जीवीए जो ग्रोस वैल्यू एडिड है उसमें भी बहुत ज़्यादा है। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं 1.2% जीवीए का फिशरी सेक्टर से ही आता है। और अगर पूरे एग्रीकल्चर की बात करें हम तो 7.28% जो एग्रीकल्चर का जीवीए है उसका ये फिशरी सेक्टर है। अगर हम बात करें कि इंडिया का जो शेयर है वो कैसे कैसे बढ़ रहा है और जो एक्सपोर्ट हम करते हैं पूरी दुनिया में वो किस स्पीड से बढ़ रहा है, तो जैसे कि आप देखेंगे सन 2000 में 2.7% हम एक्सपोर्ट करते थे पूरी जो ग्लोबल मार्केट में एक्सपोर्ट हो रहा है फिशेस का उसमें। फिर वो थोड़ा कम आया, फिर बढ़ा, फिर आज के टाइम 2018 में 4.40 था। और अगर CAGR हम निकालें पिछले 19-20 साल का तो 2.75% के जो दर है उससे हम रेगुलरली बढ़ रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा एक सेक्टर है। इसके लिए गवर्नमेंट बहुत सारी जो पॉलिसीज़ है वो लेकर आई, जैसे कि ब्लू रेवोल्यूशन लेकर आई, उसके बाद अभी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना लेकर आई, फिर डिपार्टमेंट ऑफ जो हमारा फिशरीज़ है वो भी लेकर आया, एक अलग से फ़ंड बनाया फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फ़ंड। फिर जो हमारा लास्ट बजट था उसमें भी बहुत सारी चीज़ें आई। फिर जो हमारी कोस्टल जो रीजन है उसमें जो स्टेट्स है जैसे गोवा, केरला, महाराष्ट्र, उड़ीसा, इन्होंने भी अलग अलग तरीके की जो है स्कीम्स निकाली जिनसे कि वहाँ के जितने भी फिशरी सेक्टर से रिलेटेड जो लोग काम कर रहे हैं उनको जॉब्स मिले। साथ ही इनके अलावा जो हमारी ऐसे रीजन्स है जहाँ पे हमारा कोस्टल लाइन नहीं है जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, वहाँ पे भी जो हमारी इनलैंड वाटर है, वेज है, उसके अंदर भी फ़िश प्रोडक्शन की हमने बहुत सारी कोशिश करी और अलग अलग मेथड यूज़ करके आज की डेट में वहाँ पे भी हम फ़िश प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो आज की हमारी पहली कंपनी है गोदरेज एग्रोवेट। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि गोदरेज की एक फ्लैगशिप कंपनी है और इसके सिर्फ एक्वाकल्चर नहीं और भी बहुत अलग अलग जो काइंड्स के बिजनेसेस है, जैसे कि इनका एक्वाकल्चर के साथ जो हमारे पोल्ट्री फार्म्स होते हैं उसमें इनका काम है, साथ में कुछ फर्टिलाइज़र से रिलेटेड भी ये चीज़ें बनाते हैं। और जो जो मछली हम मतलब ब्रीडिंग कर रहे हैं, उनको फार्मिंग कर रहे हैं, उनको खाना भी खिलाना है, तो उनके लिए जो फीड है उनके खाने का भी ये प्रोडक्शन करते हैं। तो गोदरेज एग्रोवेट का हमारा वीकली का हम चार्ट लेकर आए हैं। तो लगभग जब से कंपनी लिस्ट हुई है 2018 से, तब से लेके हमारे पास अभी तक का चार्ट है। और आप देखेंगे कि जो चार्ट पे पैटर्न है वो एक बार ही हम ऊपर गए, फिर वापस हम बहुत तेज़ी से नीचे आए और एक कोविड की फॉल में नीचे आने के बाद फिर वापस तेज़ी से ऊपर गए और अभी हम करेक्शन में काम कर रहे हैं। अगर हम बात करें कि किस तरीके का पैटर्न बन रहा है या किस तरीके की फॉर्मेशन है, तो आप देखेंगे लगभग 2018 से ही ये जो हमने दो ऑरेंज और रेड लाइन ड्रॉ करी है कि ऊपर की तरफ 562 और नीचे की तरफ 441, ये एक इम्पॉर्टेंट दो लेवल हमारे रहे हैं। यहाँ पे भी हमने देखा कि इसी रेंज के आसपास हमने काम किया, फिर हम नीचे आए 441 पे सपोर्ट लिया, ऊपर गए फिर 441 पे सपोर्ट लिया, ऊपर गए वापस 562 पे हमने रेजिस्टेंस लेके नीचे आए और एक कोविड के टाइम में जो फॉल आई उसके बाद तेज़ी से ऊपर आने के बाद वापस हमने इसी रेंज में काम किया। फिर हम ऊपर गए जब यहाँ पे हमारी तेज़ और अच्छी वॉल्यूम आई, लेकिन फिर हम वापस नीचे आके इसी रेंज के अंदर फंस गए। तो जैसे कि आप देखेंगे लगभग पिछले 4 साल से एक ही रेंज के अंदर काम हो रहा है और कोई ख़ास वॉल्यूम भी हमें दिखाई नहीं दी है। जो वॉल्यूम दिखाई दी वो हमें 2021 के मिड में कहीं दिखाई दी और अभी लास्ट मंथ के आसपास हमें इसमें जो अच्छी वॉल्यूम की 2 कैंडल है वो दिखाई दी। तो जैसे कि आप चार्ट पे देखेंगे तो आपको अलग अलग 4 लाइन दिखेगी। 441 जो हमारा स्टॉप लॉस टाइप की एक लाइन है, एक ही हमारी रेंज बाउंड जो कैटेगरी थी इसमें हमारा 562 है। ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारी 2 ग्रीन कैंडल है, एक हमारा T1 है टारगेट जिसे हम कहते हैं और दूसरा हमारा T2 है। तो 718 हमारा T1 है और 718 के बाद 906 हमारा T2 हो जाता है। करंट लेवल हमारे 497 के हैं। अगर यहाँ से हम नीचे की डायरेक्शन में जाते हैं तो हमारा जो लेवल है 56 रुपीज़ का डिफरेंस बन जाता है। ऐसे ही जो करंट लेवल है उससे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, जो हमारा T1 है, तो हमारा पहला लेवल 221 है और दूसरा 409 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। तो रिस्क रिवॉर्ड हम निकालेंगे तो हमारा पहला जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 3.95 है, दूसरा हमारा
7.30 है। लेकिन हम बात करें कि कब इसमें हमें एंट्री लेनी चाहिए या कितना टाइम लगेगा इन लेवल्स को पहुंचने के लिए, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि लेके बैठना नहीं है, सिर्फ जो चार्ट है उसको ऑब्जर्व करना है। तो जैसे ही ये 497 से ऊपर जाता है और 562 के आसपास जाके यहाँ कहीं सपोर्ट बनाता है, तो ये एक बेस्ट लेवल होगा इस स्टॉक में एंट्री करने के लिए, और यहाँ से हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं। यहाँ से लगभग 30% के रिटर्न बन सकते हैं 3 से 4 महीने में। उसके बाद जो 718 का लेवल है, जैसे कि आप देखेंगे पहले यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ली 2018 में और फिर 2021 में ली, तो एक हमारा एक क्रिटिकल रेजिस्टेंस है। यहाँ पर हो सकता है कि जो स्टॉक है वो आगे 4 महीने इंतज़ार करे। तो छोटे टाइम के लिए हम यहाँ 562 पे लेके 718 के पास जाके एग्ज़िट कर सकते हैं। और जो कोई लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए रखना चाहता है तो वो इस जो रेंज है, जो 718 की रेंज में 4 महीने रहेगा, यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स एवरेज करके पोजीशन बढ़ा सकता है। और उसके बाद उसके जो नेक्स्ट 3 to 4 मंथ्स होंगे उसमें हमें 906 के लेवल देखने को मिल सकते हैं, जो कि यहाँ से भी लगभग मोटे मोटे 28% ऊपर होंगे। तो अगर हम करंट लेवल से बात करें 497 से, और हम 906 के लिए जो जा रहे हैं, तो लगभग 80% के रिटर्न हमें देखने को मिल सकते हैं आगे आने वाले 3 से 4 और 3 से 4 महीने अगेन, तो लगभग 11 से 13 महीने में। तो एक बहुत अच्छे रिटर्न्स ये वहाँ बन सकते हैं इस कंपनी में, जिस तरीके से कंपनी का काम है उसको देखते हुए। आज की हमारी दूसरी कंपनी है अवंती फीड्स। ये कंपनी भी एक्वाकल्चर में बहुत ज़्यादा काम करती है। ये साथ में फ़िशिंग भी करती है और जो प्रोडक्शन होता है उसको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करती है। तो इसका हम अवंती फीड्स का चार्ट लेकर आए हैं, जो कि हमारा 2 वीक की कैंडल पे है। और इससे पहले का अगर आप चार्ट देखेंगे तो कंपनी जो है बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़ी थी और लगभग 10 रुपये से 1000 रुपये का सफ़र इसने कुछ सालों में कंप्लीट किया, लगभग 6 साल के आसपास में। तो 100 गुना कंपनी हुई और उसके बाद 2017 के आखिरी से करेक्शन में है और लगभग 18, 19, 20 और अभी 2 साल लिए और लगभग 5 साल से करेक्शन में भी है। अगर आप चार्ट देखेंगे तो चार्ट पे हमने 4 तरीके की लाइनें ड्रॉ करी है। ये हमारी सबसे जो लास्ट वाली लाइन है, जिसको हम SL कह रहे हैं, 354 रुपये का है। इसके बाद हमारा T1 हो गया 600 रुपये, T2 हो गया 877 और T3 हो गया 1203 रुपये का। तो अगर आप यहाँ से देखेंगे तो हमारा जो सबसे नीचे का जो लेवल है वो हो जाता है हमारा 61 रुपये का, जो डिफरेंस है 416 में से हमारे 354 रुपये गए। तो और ऊपर की तरफ जाएंगे हम तो हमारा ये हो जाता है 184 का। तो आप इस कैलकुलेशन को हटा दीजिए तो लगभग हमारा 3 का रिस्क रिवॉर्ड हो जाता है। और अगर हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारा दूसरा लेवल जो है 461 का, अगर हम उसको निकालेंगे तो ये लगभग हमारा 7.6 के हो जाता है रिस्क रिवॉर्ड। तो आगे आने वाले टाइम में बहुत अच्छे इसमें रिटर्न बनने की संभावना है, लेकिन हमें लेना कब है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। तो जैसे कि आप देखेंगे इस पॉइंट पर यहाँ पे जो हमारा 200 SMA था उसमें डिफरेंस बहुत ज़्यादा था, वापस ये ऊपर गया और यहाँ पे भी हमारा जो डिफरेंस था 200 SMA के साथ बहुत ज़्यादा था, तो वापस स्टॉक नीचे आ गया। और अब आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल टाइप की फॉर्मेशन हो रही है। और अगर हम इसको इलियट के ऊपर दिखाएं तो ये हमारी वेव 0 A B C D और E की फॉर्मेशन हो गई है। और अब आप यहाँ देखेंगे जो गैप है वो बहुत ज़्यादा कम हो रहा है और जो हमारा 20 जो है वैल्यू है SMA की और जो है नीचे 200 है, इनके बीच का डिफरेंस भी कम होता जा रहा है। और यहाँ पे अब अच्छा सपोर्ट 200 SMA के ऊपर बना रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि पहले टच नहीं किया और फिर उसके बाद यहाँ सपोर्ट लिया, अभी फिर से सपोर्ट बना रहा है और बहुत अच्छी एक चार्ट फॉर्मेशन हो गई है। तो जब ये ट्रेंड लाइन को काट के ऊपर जाता हुआ दिखाई दे तो तब हम इसके अंदर पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन एक बार ये ट्रेंड लाइन के ऊपर जाएगा और वापस यहाँ ट्रेंड लाइन को टेस्ट करेगा, तो जब ये ऊपर जाए तब थोड़ी बहुत पोजीशन लेके वापस जब टेस्ट करेगा तब आप दोबारा पोजीशन को अपनी बढ़ा सकते हैं। तो आगे भविष्य में बहुत अच्छे चांसेस इसमें बन सकते हैं। ट्रेंड लाइन को कट करने के बाद जब आप इसे लेंगे तो आपको लगभग 450 रुपये से 600 के लेवल देखने को मिलेंगे, जो कि 150
रुपये ऊपर है, 30% के आसपास का। इसमें भी सेम 3 महीने लग सकते हैं। उसके बाद 600 रुपये पे स्टॉक बहुत दिन काम करेगा, लगभग 1.5 से 2 महीने, और उसके बाद फिर ऊपर की तरफ चलेगा, तो तब हमारे लेवल होंगे 877 के, जो कि हमारा लास्ट टॉप था। तो अगर हम 600 से 877 की बात करें तो लगभग 45% के हमारे रिटर्न हमें देखने को मिलेंगे। और करंट लेवल जो हमारा 416 है, इससे अगर हम बात करें तो लगभग 100% प्लस के हमें इसमें रिटर्न देखने को मिल सकते हैं आगे आने वाले लगभग 11 महीने से 13 महीने के बीच में। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, ट्रेंड लाइन को ब्रेक करना। जब ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करे उसी के बाद इसमें हमें पोजीशन बनानी है। और ये जो पोजीशन बनानी है, और जो पिछला जो हमने स्टॉक बात करा गोदरेज एग्रोवेट, उसमें भी जो हमें पोजीशन बनानी है वो हमें अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से ही बनानी है। क्योंकि यहाँ पे हमने जो भी डिस्कशन किया है वो एक एजुकेशनल पर्पस से किया है, हमारी किसी तरीके की कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है। तो आपको जो भी डिसीजन लेना है अपने टेक्निकल एडवाइज़र, फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प से लेना है। आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।